हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपनी लॉ से। वी आर स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट 2013। रोज लेक्चर के पहले आपके पास आपका नोट्स आ जाएगा, जो मोबाइल नोट्स हैं जिसको आप रिवाइज करके देख सकते हो। आपके ग्रुप पे मैंने डाल दिया, सुबह सुबह आपको मिल गया होगा ना। फिर इनका एक कंपाइलेशन करके अपन और डाल देंगे। जब एक बार पूरा कंपाइल हो जाएगा तो कंपाइल्ड नोट्स आपको मैं ई बुक में अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए, व्हाट इज कंपनी लॉ? हम बात कर रहे हैं कंपनी लॉ की, और कंपनी लॉ में हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत क्लियर है कि ये कितने मार्क्स का आता है? 5 to 10 मार्क्स। 5 से 10 मार्क्स के अंदर ये आपको पूछा जाता है। 5 to 10 मार्क्स। तो 5 to 10 मार्क्स के अंदर कंपनी लॉ में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? तो कंपनी लॉ के चैप्टर को अपन बांट सकते हैं कि पहला तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर आपका होता है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है। मतलब इंट्रोडक्शन में तो टाइप्स ऑफ कंपनी तक आ जाता है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी कैसे फॉर्मेट होती है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बाद 2-3 डॉक्ट्राइन उन्होंने देती है। तो देखा जाए तो अपनी 3 फेज में ये पूरा का पूरा कंपनी और कंपनी लॉ 3 फेज में खत्म होता है, जिसका पहला फेज चालू होता है अभी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द कंपनीज एक्ट। सबसे पहले कंपनी क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंपनी क्या है? तो सर, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। या तो कंपनी वो होगी जो इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होगी, आइदर दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट और इन एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो सर, कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले भारत में कंपनीज एक्ट 1956 था। कंपनीज एक्ट 1956 के आने से पहले भारत में कंपनीज एक्ट 1913 था, और कंपनीज एक्ट 1913 से पहले भी एक कंपनीज एक्ट था। तो दोस्त, कंपनियां बनती रही अलग अलग एक्ट में। तो भाई, जो कंपनीज एक्ट 1956 में बन गई या कंपनीज एक्ट 1913 में बन गई, क्या वो कंपनियां नहीं कहलाएंगी? तो उन्होंने क्या दिया जी, कंपनी विल इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या मेरी बात समझ में आई आपको एवरीवन? तो कहने का मतलब सिंपल है भाई कि क्या कंपनीज एक्ट पुरानी कंपनियों को भी कवर करेगा? तो हम कह रहे हैं बिल्कुल कवर करेगा, पुरानी कंपनियों को भी कवर करेगा। So this is very clear that it will cover previous companies also. Then कंपनीज एक्ट के अंदर किसी भी कंपनी की अपन बात करें तो कंपनी की 5 कैरेक्टरिस्टिक होती थी, जिनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक जो पहले थी वो थी कॉमन सील की। जो कंपनीज अमेंडमेंट 2015 जब आया तब से वो कॉमन सील की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। तो
तो अब एक कंपनी की 4 बेसिक क्या रह गई? देयर आर 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी कंपनी की 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अब रह गई हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका अपने मेंबर्स के साथ मिलाकर अस्तित्व नहीं है, अलग अलग है। मेंबर्स अलग, कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर चाहे सारे मर जाएं, कंपनी फिर भी जिंदा रहेगी, जिसे हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। यानी सतत अस्तित्व रहेगा कंपनी का। शेयर होल्डर्स चाहे मर भी जाएं तो भी कंपनी जो है वो हमेशा जिंदा रहेगी ही। सो कंपनी विल ऑलवेज बी देयर इवन इफ ऑल द मेंबर डाइज। सारे मेंबर मर जाएं तो भी कंपनी जिंदा रहेगी, क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन। अनलाइक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एज अगेंस्ट इट, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी सामान्यतः लिमिटेड ही होती है। इट इज ऑलवेज लिमिटेड, इट्स नॉट अनलिमिटेड। अगली बात, ये एक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है। क्या है ये? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, यानी इसका कानूनी अस्तित्व है। कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन कही जाएगी। कंपनी इज ऑलवेज टू बी ट्रीटेड एज अ लीगल पर्सन। ये अपनी असेट होल्ड कर सकती है, इसकी अपनी लायबिलिटीज हो सकती हैं, इसका अपना पैन नंबर होगा, इसका अपना टैक्स जीएसटी नंबर होगा, इसका कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, इस पर आप सूट फाइल कर सकते हो, ये दूसरों पर सूट फाइल कर सकती है। यानी ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होने के साथ साथ, क्योंकि लीगल एंटिटी है इसलिए इसे कानून ने आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का दर्जा दिया है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक तो एक ही है उसकी, सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन उसके एडवांटेज क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी होने का एडवांटेज ये है कि परपेचुअल सक्सेशन भी है और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन भी। तो कोई अलग अलग बातें नहीं है, सेम है, लेकिन ये सेपरेट लीगल एंटिटी होने का एडवांटेज है कि आपका परपेचुअल सक्सेशन भी है और आप एक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन भी हो। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन मतलब, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन मतलब ऐसा बंदा जिसे कानून मान्यता देता है कि ये एक व्यक्ति है। और जब कानून किसी को मान्यता दे देता है कि ये एक व्यक्ति है, कानून जब किसी को मान्यता दे देता है कि हां भाई ये एक व्यक्ति है, तो मान के चलिए साहब, अगर व्यक्ति की मान्यता दे दी गई है तो फिर उस व्यक्ति में सब कुछ आ जाएगा। वो असेट ले सकता है, लायबिलिटी इनकर कर, बैंक उसको लोन दे देगी। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। लेकिन ऐसे याद थोड़ी रहेंगे, और ये 4 नंबर में आ सकते हैं। या तो आपको बोल देगा कि कंपनी की 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो आप ये बता दोगे, लेकिन ये ऐसे तो नहीं बताओगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल करके बताना पड़ेगा। या फिर इनमें से हर एक कैरेक्टरिस्टिक वो आपसे पूछ सकता है 4 नंबर में अलग से। हेलो, आज आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। वो क्या कि जो स्लाइड्स दी गई हैं इनको अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा। जो आप समझ के जा रहे हो
वो अगर आज आप तो रात को आपने जाके लिख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से रोक नहीं सकती, अच्छे नंबर से पास होने से। इसलिए जो भी मैं दिन में पढ़ाऊंगा वो रात को जाके एक बार कॉपी में वो लिखना है। ये मॉड्यूल नहीं है, ये मॉड्यूल के समराइज्ड नोट्स, मॉड्यूल। और ये मत सोचना कि मेरे मोबाइल में है तो रहेगा ही हमेशा, नहीं। आपकी कॉपी और आपकी राइटिंग और आपकी समझ, एक बार लिखोगे तो आपको और समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ा है। नाउ सबसे पहला आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब अगर 4 नंबर में मेरे पास यही आ गया कि सेपरेट लीगल एंटिटी पे आप एक शॉर्ट नोट लिखिए कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो सीधी सी बात है ये कंपनी की यूनिक फीचर है कि वो अक्वायर कर लेती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, सबसे पहला गुण उसमें जो आता है वो आता है कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट होता है और सेपरेट होता है इसके मेंबर से। अगर पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर मर जाएं तो फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप का अस्तित्व पार्टनर से होता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म खत्म हो जाएगी अगर प्रोप्राइटर मर जाए, लेकिन कंपनी चूंकि मेंबर्स से डिस्टिंक्ट है, इसलिए डिस्टिंक्ट और सेपरेट है किससे, मेंबर्स से, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस अलग है। कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, कंपनी का अपना बैंक अकाउंट हो सकता है, कंपनी लोन ले सकती है, कंपनी लायबिलिटी ले सकती है, कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकती है। पढ़ क्या है अपन, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो भाई जैसे ही कंपनी बनी सबसे पहले उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का कैरेक्टर आता है। इसका मतलब होता है कि वो डिस्टिंक्ट और सेपरेट है किससे, मेंबर्स से। चूंकि वो डिस्टिंक्ट और सेपरेट है मेंबर्स से, तो वो एसेट होल्ड कर सकती है, लायबिलिटी इनकर कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी एंटर हो सकती है। और तो और सेपरेट लीगल एंटिटी का एक फायदा यह है कि मेंबर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। member can enter into a contract with company. हेलो, और मेंबर कंपनी को लोन भी दे सकते हैं। हेलो, मेंबर कंपनी से लोन भी ले सकते हैं, लेकिन कंपनी के लिए गए लोन के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं है और मेंबर के लिए गए लोन के लिए कंपनी जिम्मेदार। मैं मान लो कंपनी का शेयर होल्डर हूं, जिस कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने अगर कोई लोन ले रखे तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं, कंपनी ने लोन ले रखे मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। जिसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इज नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या क्या पॉइंट आ जाएगा सर? एक तो डिस्टिंक्ट और सेपरेट होती है ये अपने मेंबर्स से, तो एक पॉइंट तो हमारा निकल के आ जाएगा कि सर ये डिस्टिंक्ट होती है और सेपरेट होती है अपने मेंबर्स से। दूसरा पॉइंट निकल के आ जाएगा कि ये ओन कर सकती है और इनकर कर सकती है क्या, लायबिलिटी। तो इट कैन ओन एंड ओन एसेट एंड इनकर लायबिलिटी। करेक्ट। तीसरा, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। मेंबर भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी भी मेंबर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की होगी, वो मेंबर की नहीं होगी, मेंबर की लायबिलिटी मेंबर की होगी, वो कंपनी की नहीं होगी।
कंपनी चाहे तो अपनी एसेट बेच सकती है अपने नाम में। हेलो, हालांकि शेयर कैपिटल की सहायता से कंपनी खरीदी गई है तो लिक्विडेशन के समय शेयर होल्डर को जो बचा हुआ शेयर है वो देंगे, लेकिन कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी जब चाहे खरीद सकती है, जब चाहे बेच सकती है। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को खरीद भी सकती है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है। शेयर होल्डर का बेचे गए पे या खरीदे गए पे कोई राइट नहीं। शेयर होल्डर हैज नो राइट ओवर द एसेट्स। सिर्फ उसका राइट है अपने उस अमाउंट पे जो उसने शेयर के रूप में पे किया है वहां पर। और शेयर होल्डर ना तो कंपनी के एसेट के प्राइवेट ऑनर होते हैं, ना ही ज्वाइंट ऑनर होते हैं। सो सिंपल। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई एसेट खरीदी तो उस एसेट का सोल ऑनर कोई भी नहीं है। दे ऑल आर जॉइंट ऑनर्स। हेलो, पार्टनरशिप के अंदर सारे मिलकर क्या रहेंगे? सोल ओनर। किसके? पार्टनरशिप फर्म के। They will be sole owner of, sorry, they are a joint owner of the firm. Proprietorship हो तुम, sole owner of the assets. तो मतलब प्रोपराइटर है तो वो सोल ओनर ऑफ द एसेट्स, और अगर पार्टनर्स हैं तो दे आर जॉइंट ओनर ऑफ द एसेट। लेकिन शेयर होल्डर है तो दे आर नॉट ओनर ऑफ द एसेट। कंपनी विल बी द ओनर ऑफ द एसेट्स। हेलो, तो अब अगर 4 नंबर में हमसे ये पूछा जाए कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, तो हम लिखेंगे कि जैसे ही कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। कंपनी का अस्तित्व इसके मेंबर्स से बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है। कंपनी जो है खुद की प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, बैंक अकाउंट होल्ड कर सकती है, लायबिलिटी इनकर कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कंपनी ने अगर कोई एसेट ली है तो वो कंपनी की एसेट है, ना कि शेयर होल्डर्स की जॉइंट एसेट। हेलो, कंपनी अगर कोई एसेट बेचती भी है तो उस पर जो भी लाभ होगा वो कंपनी का ही लाभ होगा, शेयर होल्डर उसमें से क्लेम नहीं कर सकते। और शेयर होल्डर उस संपत्ति के कोई ऑनर नहीं होते, ना तो सिंगल ऑनर होते हैं, ना ही जॉइंट ऑनर होते हैं। वो ऑनर ही नहीं होते क्योंकि कंपनी खुद ओन करती है अपनी एसेट को। इतना लिखेंगे बाबू तो अपने को मिलेंगे कितने मार्क्स? 4। क्या आपको समझ में आया? सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या लिखेंगे? मेंबर अलग, कंपनी अलग, कंपनी का अपना अलग आइडेंटिफिकेशन होता है। कंपनी मेंबर के साथ कांटेक्ट कर सकती है, मेंबर कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कंपनी अपनी एसेट ऑन कर सकती है, कंपनी की अपनी लायबिलिटी हो सकती है। कंपनी की एसेट और लायबिलिटी कंपनी की होती है, वो किसकी नहीं होती? शेयर होल्डर्स की नहीं होती। हेलो एवरीवन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये रटना है, मैं ये कह रहा हूं कि इतना समझ लिया ना, आप अपने मन से लिख के आ जाना कि सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या क्या आता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का सक्सेशन परपेचुअल होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? मेंबर्स में डाई, मेंबर्स में चेंज। पहले ABCDEFGH शेयर होल्डर थे, अब IJKLMNOP शेयर होल्डर हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी को। शेयर होल्डर नए हैं, पुराने हैं, डजंट मैटर। शेयर होल्डर मर गए हैं, डजंट मैटर। जब तक लॉ नहीं कहेगा कि तुम वाइंड अप हो जाओ, तब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी। वाइंडिंग अप जब तक नहीं होगा, जब तक कि एक्ट के द्वारा उसका वाइंडिंग अप न किया जाए। कंपनी जन्म भी एक्ट से लेती है और मरती भी एक्ट से ही है। कंपनी का जन्म लीगल प्रोसेस से होता है और मृत्यु भी लीगल प्रोसेस से होती है।
जन्म वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, मृत्यु वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप। हेलो, तो ऐसे भारी भारी बातें अपने को लिखनी है कि कंपनी का अगर वो पूछ ले अपने से कि भाई साहब परपेचुअल सक्सेशन क्या है, तो सर परपेचुअल सक्सेशन इज नथिंग बट, परपेचुअल सक्सेशन क्या है, तो परपेचुअल सक्सेशन इज नथिंग बट कि मेंबर may die, member may change, but the company will remain till it is not wind up by act. हेलो, दूसरी बात, शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स। अब वही बात को फिर घुमा के लिख दिया। अब जब बोले हमने कि पहले ABCDEF थे, अब IJKLMNO, तो शेयर हैंड चेंज करेंगे ना इनफाइनाइटली। मैंने तुमको बात तुमको दिया, तुमने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवें को दिया, इनफाइनाइटली जो है वो चेंज होंगे, लेकिन उससे कंपनी के अस्तित्व को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हो सकता है आज वोडाफोन जो है, कल वोडाफोन के पास थी, आज वोडाफोन आइडिया के पास है, किसी दिन वोडाफोन और आइडिया मिलाकर गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएंगे। हेलो, सबसे पहले तो हच टेलीकॉम थी, हच से हुई वो वोडाफोन को खरीद लिया आइडिया ने, तो आइडिया वोडाफोन हो गई, VI। अब गवर्नमेंट ने स्टेक ले ली इसमें। जिस दिन गवर्नमेंट ने स्टेक उठा के इसकी कर दी 55%, 57%, ये बिक हो जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। अब इसके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का। फिर भी कंपनी तो दोनों ही चल रही है, आइडिया भी जिंदा है। हेलो, आप अगर इसका इतिहास देखने जाओगे ना आइडिया का, तो आपको पता चलेगा कि बाप रे बाप, ये कंपनी थी कौन कौन सी। बहुत पहले थी एक RPG। जब भारत में मोबाइल का बिजनेस शुरू हुआ, तो जो कंपनी आई मोबाइल लेकर के, सबसे पहली कंपनी जो मोबाइल लेकर के आई, वो सिम कार्ड एम कार्ड ये सब लेकर के आई, वो आई RPG, राम प्रसाद गोयल का कंपनी। और एक और कंपनी थी, अब तो खत्म ही हो गई, इसका नाम भूल गया। फिर एयरटेल आई, उसके बाद एयरटेल कंटिन्यू है तब से। उसके बाद बीच में कूद गए रिलायंस वाले, तो फिर आई रिलायंस, फिर रिलायंस कन्वर्ट होके खत्म हो गई, फिर आगे जियो। इसी तरीके से वो RPG खत्म होके पहले बनी आइडिया, फिर आइडिया खत्म होके बनी VI, फिर VI खत्म होके बनी VI अभी चल रही है, वो भी अब खत्म होके गवर्नमेंट की कंपनी में कहीं ना कहीं शामिल हो जाएगी। BSNL अपनी ये शुरू से है, वो गवर्नमेंट की कंपनी, वो चली रही। तो कंपनीज जो है वो अलग अलग है। तो शेयर ऑफ द कंपनी मे चेंज हैंड्स इनफाइनाइटली, बट दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी का एग्जिस्टेंस तो नहीं, चूंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है, तो लॉ ही उसकी लाइफ को क्या करेगा? एंड करेगा। एंड इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। बार बार घुमा के एक ही बात बोल रहे हैं। अपने को ये लाइन लिखने की जरूरत थोड़ी, अपन तो ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है इसलिए पढ़ रहे हैं। कहीं अगर अपने को ये लाइन आएगी कि एक्सप्लेन, तो अपन बोलेंगे वेरी गुड, तुमने हमसे परपेचुअल सक्सेशन पूछा, हम भी बता देते हैं। मान लो ये लाइन आ जाए, कंपनीज एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर, एक्सप्लेन, तो हम लिख देंगे परपेचुअल सक्सेशन। या हमसे पूछ लिया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ अलोन कैन ब्रिंग एंड इट्स ले ले, डू यू एग्री विद दिस सेंटेंस, एक्सप्लेन, फिर लिख देंगे परपेचुअल सक्सेशन। Shares of the company may change hands infinitely, but that does not affect the existence of company. Explain. फिर लिख देंगे हम क्या? Perpetual succession. Members may die or change, but the company goes still
It is wound up on the grounds of specified by the act. Do you agree with this? Explain. फिर लिखते हैं परपेचुअल सक्सेशन। तो बाबू कंपनी लॉ में क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इसलिए मैंने ये स्लाइड्स बना के आपको दे दी ताकि आपके 5 क्वेश्चन तैयार, 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। इधर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। एक्सप्लेन। तो लिखना अपने को क्या है, इन 6 में सेपरेट लीगल एंटिटी, इन 4 में परपेचुअल सक्सेशन। हेलो, अरे कुछ समझ में आया? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। हाँ, पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। यहां पर लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। हमको 12th में भी पढ़ाया गया था कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, और कभी कभी अनलिमिटेड कंपनी भी होती है। हेलो, पर नॉर्मली कोई अनलिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करता नहीं है, क्योंकि अगर अनलिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी तो फिर पार्टनरशिप क्या बुरी। पार्टनरशिप की उस बुराई से बचने के लिए तो लोग यहां आते हैं और कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी की लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। In case of a limited liability company, the debt of the company in totally do not become the debt of the shareholder. क्या कंपनी की डेट कंपनी के डेट शेयर होल्डर के डेट है ना? कारण शेयर होल्डर की लाइबिलिटी तो अनपेड अमाउंट ऑन कॉल्स पे लिमिटेड रहती। The liability of members of the company is limited to the extent of the nominal value of share held by him. मैंने 10 रुपए का शेयर खरीद रखा है ना कंपनी का, मेरी लाइबिलिटी 10 रुपए तक, इससे ऊपर मेरी लाइबिलिटी नहीं। और 10 रुपए अगर मैं आपको दे चुका हूं तो अब तो मेरी कोई लाइबिलिटी बची नहीं। हाँ, 10 रुपए का शेयर था, मैंने 6 रुपए दे रखे थे, 4 रुपए और देना है, ये 4 रुपए के लिए अब मेरी लाइबिलिटी बची है कंपनी के ऊपर, वो आप जब चाहोगे तब दे दूंगा। 10 से ऊपर तो आप लेके जा नहीं सकते मेरे को। अरे समझ में आया? Liability of the members of the company is limited to the extent of nominal value of shares held by them. In no case can the shareholder be asked to pay anything more than the unpaid value of their share. जो 4 रुपए बचे ना, उससे ऊपर कोई किसी कीमत पर उससे और ज्यादा पैसे की मांग नहीं कर सकता। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कई बार क्या होता है, ये कंपनी चालू करने के लिए पैसों की जरूरत ही नहीं होती, तो बोले लाएं क्यों पैसे? कई बार कंपनी चालू करने के लिए पैसों की जरूरत ही नहीं होती, तो बोले कंपनी लाए ही क्यों, मतलब कैपिटल लाए ही क्यों? जैसे कोचिंग क्लास चालू करनी है, कंपनी बना के कोचिंग क्लास चालू करनी है, मुझे तो कुछ नहीं खरीदना है, मुझे तो क्लासरूम चाहिए, वो भी किराए पे मिल जाए तो बहुत अच्छा। हमें तो किराए पे क्लासरूम मिलेगा, हमें तो कैपिटल ही मिलेगी, पढ़ाना चालू, फीस आना चालू। हेलो, तो ऐसे केस में जो लोग कंपनी प्रमोट करते हैं वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप हुई तो बता तू कितने पैसे मिलाएगा, और अगर कंपनी वाइंडिंग अप हुई तो बता मैं कितने पैसे मिलाऊंगा। तो हमने दोनों ने डिसाइड कर लिया कि तू 50,000 रुपये मिलाना, मैं भी 50,000 रुपये मिलाऊंगा। कंपनी की वाइंडिंग अप अपन दोनों की गारंटी 50,000 है। तो फिर अगर गारंटी वाली कंपनी है तो मेंबर को सिर्फ 50,000 रुपए तक की लाइबिलिटी का ही भुगतान करना पड़ेगा, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं। मतलब इन ऑल लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई। अब हमसे अगर पूछे कि कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटी बताओ, तो सर कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल्स। अगर शेयर की वैल्यू लिख के आ जाओ, अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और उसमें से 6 रुपए पे किए गए हैं तो शेयर होल्डर की अब लाइबिलिटी सिर्फ। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है
तो शेयर होल्डर की जिम्मेदारी कहां तक रहेगी? जितना अमाउंट गारंटी किया है उतनी जिम्मेदारी रहेगी, उससे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं रहेगी। करेक्ट। इसलिए कंपनी के डेट्स के लिए कंपनी जिम्मेदार है, शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है। कंपनी के लॉसेस के लिए कंपनी जिम्मेदार है, शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं। इतना अपने को लिखना है लिमिटेड लाइबिलिटी में। आगे बढ़े। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अरे भगवान, आपने हमें सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ाया और अब आपने हमें परपेचुअल सक्सेशन भी पढ़ा दिया, और अब आप हमें पढ़ाने जा रहे हो क्या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। राज की बात बताऊं, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, तीनों मिला के लिख देना। कौन से तीन? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और आर्टिफिशियल लीगल। क्योंकि मैंने पहले ही बताया सेपरेट लीगल एंटिटी के दो रिजल्ट हैं, परपेचुअल सक्सेशन और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हेलो, तो इन तीनों में से कोई भी आ जाए, सब चेंज किया जाओ। देखो फिर बोल रहे हैं companies artificial it is created by law, can own property, having bank account, raise loan, incur liability, enter into contract, even member can contract with the company, acquire right against company, it can sue, it can be sued, company or artificial person can only act through some human agency, that is director. How to? कभी पूछ ले कि कंपनी पर्सन है तो काम कैसे करती है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जिनको शेयर होल्डर चुनते हैं, शेयर होल्डर जिनको चुनते हैं कि भाई तुमको कंपनी चलानी है तो वो कंपनी चलाते हैं, वो कंपनी के एजेंट होते हैं। इसमें नई बात क्या थी? अरे हेलो, इसमें कोई नई बात है क्या? समझ में आ गई मेरी बात? तो भाई हम शुरू हुए कि भैया कंपनी क्या होती है, तो हमसे कहा गया कंपनी मतलब एक कंपनी जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हो या प्रीवियस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हो। फिर हमने कहा भाई कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वैसे तो 5 होती थी, एक गायब हो गई, 4 रह गई। कौन कौन सी? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। हेलो, किसी को ऐसा रटना तो नहीं पड़ेगा ना, SPLA स्प्ला होता है कहीं पगले, SPLA। हेलो, ऐसा तो नहीं याद करना पड़ेगा, याद भी मत करना है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन सील। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने ऑप्शनल कर दिया है, कॉमन सील बनाना है तो बनाओ। समय होता क्या था कॉमन सील? एक लोहे की सील होती थी, दोनों साइड स्टील के रिंग्स होते थे और इस रिंग पे बनी होती थी सील, इम्बोस्ड। पेपर लगा के जोर से दबा दो आप उसको तो वो उभर के आ जाती थी पेपर के ऊपर, एम्बोस्ड हो जाती थी पेपर के ऊपर। लो, कई टी शर्ट्स होते ना आपके जिन पे कुछ लिखा होता तो ऐसा उठा हुआ लिखा हुआ होता, लाइक दैट कागज भी एम्बोज हो जाता था। तो ये क्यों जरूरी थी? मतलब कंपनी साइन कैसे करेगी, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये जो सील होती थी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कस्टडी में होती थी। ये सील अगर पेपर पे लग गई मतलब कंपनी ने साइन कर दी, कंपनी का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। पर अब तो क्या हो गया कि DSC आ गई, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। MC के पोर्टल पर अपलोड ही करना है अपने डिजिटल सिग्नेचर लगा के। तो आपने डिजिटल सिग्नेचर लगा के अपलोड किया तो अब आपको कॉमन सील की जरूरत ही क्या है, क्योंकि आपके डिजिटल सिग्नेचर तो आपके पास है, मेरे डिजिटल सिग्नेचर मेरे पास है। इसलिए अब इसका खत्म हो गया, मतलब इसका दिन गए। हेलो,
दूसरा टॉपिक, नाम है कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है एक पर्दा, व्हील मतलब पर्दा, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, फिर वही है पर कंपनी अलग है और कंपनी के प्रमोटर अलग है। कॉर्पोरेट व्हील की थ्योरी क्या कहती है? हो सकता है 4 नंबर में आपको परेशान करने के लिए बोल दें, बेटा कॉर्पोरेट व्हील की थ्योरी लिखो 4 मार्क्स, तो अपन बोलेंगे रुको, ध्यान रखना सेपरेट लीगल एंटिटी अपने बहुत काम आएगा, वो परपेचुअल सक्सेशन भी बहुत काम आएगा, और वो जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है वो बहुत काम आएगा यहां भी। फिर चालू हो गए वो। Corporate will refers to a legal concept whereby company is identified separately from the member of the company. वाह, खूब मसाला है अपने पास, कहीं भी चेप दो। हेलो, तो ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है कि नहीं? सो गए क्या? किधर हो? बढ़िया है, जगते रहो। कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू लीगल कंसेप्ट whereby company identifies separately from management। वो की वो लाइन चीपे जा रहा है, इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर। अगले से भी कोई बहुत ऐसा मत करना। Members of the company are shielded from the liability connected to company's action। बावले, तो अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है तूने कि कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की होती है, शेयर होल्डर की नहीं होती, कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की होती है, शेयर होल्डर, तो वही फिर बोल रहा है, वही की वही बात। तीसरे में भी ज्यादा आंदोलित होने की जरूरत नहीं है। इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट और कॉन्ट्रावेंस एनी लॉ, corporate wheel concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy the corporate insulation. तुम्हारी कंपनी ने कानून का पालन नहीं किया, शेयर होल्डर लोग अच्छा नहीं किया, तो मैं क्या करना? बोले तू शेयर होल्डर है, वो तो मैं शेयर होल्डर हूं। तुम्हारी कंपनी को 5 लाख रुपए का फाइन लगेगा, लगे, मेरे को 10 रुपए लगे हुए। हेलो, लगना दो, अबे डूब रही है वो, आओ ना 10 रुपए डूब रहे हैं, डूबने दो, तुम जेल जाओगे। ए फालतू बात नहीं, वो अलग अपन अलग, सिंपल। इंसुलेशन इसको कहते हैं। वहां आग लगे, अपने क्या करना, अपने 10 रुपए की चिंता है अपने को, समझ में आया? फिर वही बात, कंपनी गलतियां कर रही, वो जिम्मेदार, मैं जिम्मेदारी नहीं हूं शेयर होल्डर की तरह। Thus the shareholder are protected from acts of the company। वाह, इतनी बड़ी बात बोली भाई साहब, बेवकूफ बना रहे साला। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट और कॉर्पोरेट व्हील एक ही बात है, कंपनी और शेयरधारी अलग अलग है, इन दोनों के बीच में एक पर्दा है। और इस सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को और बल मिला एक केस लॉ से, जिसका नाम था सैलोमन वर्सेस सैलोमन। सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड का केस क्या था? सर आप ये स्लाइड पे क्यों आ गए? इसलिए कि क्या है कि थोड़ा चेंज लगना चाहिए। अभी मैं फिर चालू हो जाता पेन से लिखना, फिर तुम कॉपी बन, तो तुमको लगता कुछ नया हो ही नहीं रहा हमारे जीवन में, हम तो बोर हो गए, तो मैंने कहा चेंज कर दो। 50 तरीके हैं पढ़ने के, लाइफ में कुछ नया भी होना चाहिए। वही के वही गुलाबी नीले कागज, और फिर मैं पेन से लिखूं, फिर तुम पेन से लिखो, फिर तुम कॉपी बनाओ, फिर तुम सोचो पिछली बार भी तो बनाई थी। हेलो, आगे बढ़े, जीवन में नए नए तरीके इस्तेमाल करते रहो। सैलोमन वर्सेस सैलोमन, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बावलों? जो मेरे से पहले पढ़े हुए उनसे पूछ रहा हूं, जवाब भी नहीं दे रहे। धीरे 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 समझ में तो हर तरीके से आया, क्योंकि समझाने वाला थोड़ी बदला है, खाली ये तरीके बदले। चलिए
एक सलोमन था, वो कॉबलर था, जूते बनाता था। अपना छोटा सा एक बिजनेस था, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, पूरे शहर में उसका नाम चलता था, उसके नाम के जूते लोग पहनते थे, उसके नाम के जूते स्टेटस सिंबल बन गए भैया। तो एक दिन कोई उसको हमारे जैसा सीए पहुंच गया होगा, उसने उसको गणित दे दिया, बोले तुम्हारा बिजनेस स्केलेबल है, बड़ा करो बिजनेस को। बोले हाँ यार भैया बड़ा तो करना यार, क्या करूं? बोले कंपनी बनाओ। तो भाई ने कंपनी बना ली, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब इस कंपनी ने सोलोमन का बिजनेस 38,782 पाउंड में खरीद लिया। कंपनी बनी, कंपनी ने प्रोपराइटर का बिजनेस 38,782 पाउंड में खरीद लिया। हेलो, सारी एसेट्स, प्रोपराइटर की सारी एसेट किसकी एसेट बन गई? कंपनी की। प्रोपराइटर की सारी लायबिलिटी किसकी लायबिलिटी बन गई? कंपनी की। नेट कितना बचा? 38,782 रुपए। एसेट लायबिलिटी का नेट उस समय आ रहा होगा 38,782 पाउंड। अरे नालायक को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोपराइटर के कैपिटल अकाउंट में जितना पैसा होगा वो 38,782 रुपए होगा, पाउंड होगा। अब इस लिमिटेड कंपनी ने, कौन सी लिमिटेड कंपनी? सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने सोलोमन को बोला ये 38,782 पाउंड हम तुमको किस तरीके से देंगे बताते हैं। एक तो तुम 20,000 शेयर ले लो, 1 पाउंड बीच के, और 10,000 पाउंड के डिबेंचर ले लो। हेलो, तो 20,000 तो क्या दे दिए? शेयर। तो 20,000 पाउंड के तो शेयर हो गए, 10,000 पाउंड के डिबेंचर दे दिए, टोटल हो गया 30,000 पाउंड, बचे 8,782 रुपए। तो बोले देख, तेरी वाइफ को 1 शेयर, तेरी डॉटर को 1 शेयर, तेरे सन को 1 शेयर, तेरे 4 सन्स को 1 शेयर। तो 4 सन्स को 1 शेयर, 1 शेयर, 4 शेयर वो हो गए। वाइफ को 1 शेयर 5 शेयर, डॉटर को 1 शेयर 6 शेयर। तो और बाकी कैश देते। हेलो, कंपनी ने इस तरीके से टेक ओवर कर लिया। किसको? और आप सबको मालूम है कि डिबेंचर जो होता है वो क्या होता है? सिक्योर्ड लोन होता है। डिबेंचर क्या होता है? सिक्योर्ड लोन। मतलब डिबेंचर वालों के अगर मतलब बाद में अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले लाइन में खड़े होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर खड़े होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब सब ऐसा करके कंपनी तो खरीद ली, कंपनी लिक्विडेट हो गई। थोड़ी दिन कंपनी चली, कंपनी डूब गई। कंपनी डूब गई तो लिक्विडेशन हुआ। लिक्विडेशन हुआ, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम। अरे भाई साहब, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो मैं कौन सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, मैं तो वैसे ही पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुशंकी, कुशंकी केशरवानी, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, गुड। तो भैया ऐसा है कि अब कंपनी गई लॉस में, कंपनी हो गए पटी होलाट। बुलाया गया रिसीवर, जिसे कहते हैं लिक्विडेटर। आदमी जब इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट अपॉइंट करता है रिसीवर, कंपनी जब इंसॉल्वेंट होती है अपॉइंट करता है लिक्विडेटर। कंपनी ने लिक्विडेटर अपॉइंट किया, लिक्विडेटर ने सारी एसेट बेच दी। सारी एसेट बेचने के बाद क्रेडिटर से बोल रहा चलो लाइन लगाओ, केक कटेगा, सब में बटेगा। सबकी लाइन लग गई। ओ भाई साहब, लाइन में सबसे आगे सोलोमन, सोलोमन के एक और क्रेडिटर खड़ा। क्रेडिटर ने सोलोमन को ले, यू आर सोलोमन, हाँ तुम तो इस कंपनी के मालिक हो, हाँ तुम तो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, हाँ तुम तो इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर हो, हाँ तो तुम मेरे आगे कैसे खड़े हो सकते हो? संग मुझे आगे खड़ाओ, कुछ बेचेगा तो तेरे को मिलेगा। सोलोमन ने बोला अंकल मैं यहां पर 10,000 पाउंड के लिए खड़ा हूं, बाकी 28,782 रुपए के लिए मेरे बेटे बेटी और हम सब पीछे खड़े हो जाएंगे जाके।
हेलो, मैं अपने 10,000 लेके जाऊंगा। 10,000 कैसे लेके जा रहा है? 7,000 तो मेरे बाकी है, पहले मैं ना, पहले मैं। और तुम कैसे, तुम्हारी कंपनी, तुम ही खर्चा के खड़े हो। सी, ये कंपनी कौन है? सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं कौन हूं? डिबेंचर होल्डर। तेरी तो कंपनी को मैंने लोन दिया था, वो भी सिक्योर्ड, तो प्रेफरेंस तो मुझे ही मिलेगा। अरे भाई साहब, कोर्ट में चला गया आदमी, बोले बेवकूफ बना रहा है, खुद ही की कंपनी, खुद ही शेयर होल्डर, खुद ही एमडी, और लिक्विडेशन हुआ तो भी खुद ही सबसे आगे लग गया, इसको उठाओ। कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट ने जजमेंट दिया, द कंपनी इज एट लॉ a different person altogether from subscriber to the memorandum, and though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before, and the same persons are manager, and the same hands are receiving the profit, the company is not in law agent of the subscriber or trustee of them, nor are the subscriber or members liable in any shape or form except to the extent and in a manner provided in the act. कोर्ट ने कहा भाई सेपरेट लीगल एंटिटी और ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है, इस सिक्योर्ड क्रेडिटर को जो प्रेफरेंस मिलेगा, भाई साहब सैलोमन को प्रेफरेंस मिला। हेलो, और वहां से ये मैटर बिल्कुल क्लियर हो गया कि दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट वीएल होता है, मतलब कंपनी और शेयरधारियों के बीच में अंतर है, ये दो अलग अलग लोग हैं। यानी कुल जमा कहने का मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अपन ने आज जितना भी पढ़ा उसका एक ही आधार है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। जाएगा वहां चेपेंगे, और अब तो चेपने के लिए अपने पास सैलोमन भी, तो अब की बार अपने रास्ते में आ जाएगी कि व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी। पहले सारा चेपेंगे, उसके बाद फर्दर इट शुड बी नोटेड दैट this has been decided in case of Solomon versus Solomon that company and shareholder are. हेलो, कुछ समझ में आया? ऑनलाइन हो आ गया, बढ़िया। तो ये था आज का डे वन के नोट्स आपके पास है, अब ये कॉपी में आ जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसे टीपना मत। द कंपनी इज लॉ समझ पहले समझो। आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो उसको, ये जरूरी नहीं है ये वाली लैंग्वेज लिखना। समझ में आया? गुड, बाकी की बातें करेंगे